हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स यानी रेफ्रिजरेशन उपकरण, इसी चैप्टर के आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर कर अपने सभी दोस्तों को क्लास में लेकर आइए। तो चलिए कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा और वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। पहले से ही आरएसी की मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर दी हैं, हाइड्रोलिक्स की भी मैक्सिमम वीडियोस अपलोड हैं, कैड की भी मैक्सिमम वीडियोस अपलोड हैं, आपकी जो सीएस सेकंड है एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, तो इनकी भी सभी सब्जेक्ट की फ्रेंड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। तो अभी तक आपने सारी वीडियोस नहीं देखी है तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने से पहले आप सारी उन वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो मैं आपके लिए रिवीजन क्लास करवा रहा हूं तो ये वाली सारी वीडियो तो आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो इस टाइम मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सारी वो आपकी रिवीजन क्लास की हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, कंप्लीट जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके भी बारे में बात करेंगे, बट वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद सारे आपके डाउट मैं क्लियर करता हूँ कि आपको किस प्रकार एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम में क्या नकल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सारे जो आपके सवाल हैं इन सभी सवालों का मैं लास्ट में वीडियो के उत्तर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के एंड में तो आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कंप्रेसर यानी कि संपीडक के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके कितने यहाँ पर प्रकार होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका दिया है 3 प्रकार का हमारा कंप्रेसर होता है। बी ऑप्शन देख लीजिए 5 प्रकार का हमारा कंप्रेसर होता है। सी ऑप्शन 4 प्रकार का होता है एंड डी ऑप्शन हमारा 6 प्रकार का कंप्रेसर होता है। तो सभी का आंसर इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि जो हमारे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि कंप्रेसर हमारा कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, जो है इसका राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स कंप्रेसर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसके नाम भी देख लीजिए। पहला आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसको हम कहते हैं पश्चाग्र संपीडक। दूसरा हमारा होता है अपकेंद्रीय संपीडक, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। तीसरा इसका टाइप होता है रोटेटरी कंप्रेसर, जिसको हम फ्रेंड्स घुमाऊ संपीडक के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट यानी फोर्थ आपका होता है स्क्रू कंप्रेसर, जिसको हम हिंदी में भी स्क्रू संपीडक के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स कंप्रेसर के। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, सभी का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपका है कि एक अच्छे संपीडक की आयतनिक जो दक्षता होती है वो कितनी होती है या कितने के बीच में होती है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, जो आपकी आयतनिक दक्षता होती है यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है किसी अच्छे संपीडक की, वो कितनी होनी चाहिए। चलिए इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय में लिथियम क्रोमेट का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो डैश के स्थान पर आपको यहाँ पर भरना है। ए ऑप्शन देख लीजिए संक्षारक को रोकने के लिए,
बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट के लिए करते हैं, सी ऑप्शन है अवशोषक के लिए करते हैं, एंड डी ऑप्शन है इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, लिथियम क्रोमेट का प्रयोग करते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपका लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें लिथियम क्रोमेट का जो हम प्रयोग करते हैं वो आपका फ्रेंड्स संक्षारक को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि जंग को रोकने के लिए वहाँ पर हम लिथियम क्रोमेट का प्रयोग करते हैं लिथियम ब्रोमाइड अवशोषक रेफ्रिजरेशन में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय में यदि गैस हल्की होती है तो डैश आपका वाष्पन कैसा होगा। क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन निकाय में यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यदि गैस हमारी हल्की होगी तो वाष्पन आपका कैसा होगा, धीरे होगा, बी ऑप्शन तेज होगा, सी ऑप्शन नियमित यहाँ पर आपका नियम होना चाहिए आपका नियमित होगा, एंड डी ऑप्शन आपका वाष्पन इसका जो है बंद हो जाएगा। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि एक अच्छे संपीड़क की आयतनिक दक्षता कितनी होती है, तो इसका नोट कर लीजिए। ये आपकी होती है 0.7 से लेकर 0.8, इन दोनों के बीच में यदि आपकी जो आयतनिक दक्षता है तो वो आपकी एक अच्छे संपीड़क की होती है। तो एक अच्छे संपीड़क की जो आयतनिक दक्षता होती है 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में आपकी होती है। और तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यदि गैस हमारी हल्की होती है तो वाष्पन हमारा वहाँ पर तेज होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्न में से किसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा है कंप्रेसर्स को कहते हैं, बी ऑप्शन आपका पंप को कहते हैं, सी ऑप्शन हम वाल्व को कहते हैं, एंड डी ऑप्शन आपका कंडेंसर को कहते हैं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ये होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा हार्ट होता है वो कंप्रेसर को कहा जाता है। तो कंप्रेसर को हम वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय का हार्ट कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन विस्थापन आयतन का सही फार्मूला कौन सा है, आपको बताना है कि जो हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का आपको यहाँ पर कौन सा करेक्ट फार्मूला दिया गया है। ए ऑप्शन देख लीजिए π/8 डी स्क्वायर इंटू एल, बी ऑप्शन है π/6 डी स्क्वायर इंटू वी, सी बराबर आप सी ऑप्शन दिया है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो है इसका परफेक्ट आंसर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो डी है वो सिलेंडर के डायामीटर यानी कि व्यास को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पर फ्रेंड्स आपका एल है ये आपकी सिलेंडर की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपने थर्मल में पढ़ा होगा TDC एंड BDC, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए कि TDC और BDC का जो है फुल फॉर्म आपका क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लियरेंस गुणांक का फार्मूला कौन सा है। आपको बताना है कि जो हमारा क्लियरेंस फैक्टर होता है
उसके लिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला करेक्ट है। ए ऑप्शन दिया है सी बराबर वी सी अपान वी एस, बी ऑप्शन दिया है वी एस अपान वी सी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया है वी टी अपान वी एस एंड डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्लियरेंस फैक्टर का फार्मूला कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। तो क्लियरेंस फैक्टर क्या होता है इसको देख लीजिए। यह जो है क्लियरेंस आयतन तथा स्वेप्ट आयतन का अनुपात होता है। तो इसका अब आंसर कर दीजिए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि यह जो हमारा क्लियरेंस आयतन होता है स्वेप्ट आयतन तथा ये आपका जो है क्लियरेंस आयतन तथा स्वेप्ट आयतन का रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए दिया है सी इक्वल्स टू वी सी अपान वी एस, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टीडीसी और बीडीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो टीडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका टॉप डेड सेंटर होता है एंड बीडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो है फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि हमें बताइए रेफ्रिजरेटिंग जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो है कुछ उदाहरण बताइए। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंतर्गत कौन कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं, इसका हमें उदाहरण आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पावर फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी कि एकल चरण पश्चाग्र संपीडक की शक्ति का फार्मूला आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ए ऑप्शन देख लीजिए। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन फ्रेंड्स दिया है P इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एन एम अपान 60, बी ऑप्शन दिया है P बराबर T इंटू एन एम अपान 60, सी बराबर दिया है सी ऑप्शन दिया है P इक्वल्स टू D इंटू एन एम अपॉन 60 एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख लीजिए जो हमारा W होता है वो क्या बताता है। तो W हमारा फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है वर्क डन पर साइकिल को एंड NM आपका बताता है प्रति चक्र स्ट्रोकों की संख्या को। और इसका जो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका जो है मात्रक कौन सा लिखेंगे हैं। यहाँ पर आपका मात्रक बताइए, इसका मात्रक कौन सा होगा। सभी लोग इसका फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। और जो मैंने आपसे फ्रेंड्स पूछा था क्वेश्चन की रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के कौन कौन से रेफ्रिजरेंट इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इसको चाहे भी तो आप नोट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका फ्रेंड्स R12 रेफ्रिजरेंट होता है, R22 रेफ्रिजरेंट इसका उदाहरण होता है, R502 रेफ्रिजरेंट इसका उदाहरण होता है एंड R717 रेफ्रिजरेंट भी इसका उदाहरण होता है। R717 जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इस रेफ्रिजरेंट का नाम क्या होता है, इसका भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि R717 किसका नाम होता है। तो इसका जो अभी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तो ए, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो मैंने आपसे फ्रेंड्स यूनिट पूछी तो ये आपकी वाट होती है क्योंकि आपका जो पावर होता है फ्रेंड्स वो आपका हमेशा वाट होता है। और भी कई मात्रक होते हैं लेकिन यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर वाट ही परफेक्ट इसका यूनिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो हमारा अपकेंद्रीय संपीडक था, सेंट्रीफ्यूगल जो हमारे संपीडक थे, इसकी खोज कब की गई थी। ए आपका 1920 में की गई थी, बी आपका है 1921 में की गई थी, सी ऑप्शन 1924 में की थी एंड डी ऑप्शन है 1922 में की थी। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। 1922 में ही हमारी जो है सेंट्रीफ्यूगल जो आपका संपीडक था तो उसकी खोज की गई थी। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने अब केंद्रीय संपीडक की खोज की थी। तो इसका सभी लोग फटाफट आंसर बता देंगे कि इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि जो हमारे वैज्ञानिक थे किस वैज्ञानिक ने आपकी जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की यहाँ पर खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि घुमाऊ संपीडक यानी कि रोटेटरी कंप्रेसर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारे रोटेटरी कंप्रेसर होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो ए आप देख लीजिए 2 प्रकार के, बी ऑप्शन 4 प्रकार के, सी ऑप्शन 6 प्रकार के एंड डी ऑप्शन आपके 8 प्रकार के। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि रोटेटरी कंप्रेसर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कि जो हमारा रोटेटरी कंप्रेसर होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। अब 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है फ्रेंड्स आपका रूट ब्लोअर संपीडक यानी कि ब्लोअर कंप्रेसर एंड दूसरा होता है वेन ब्लोअर टाइप कंप्रेसर। तो ये आपके जो है 2 टाइप्स के आपके यहाँ पर कंप्रेसर होते हैं। और फ्रेंड्स जो अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर विलियम एच करियर ने की थी। तो इसका सभी लोग नोट कर लेंगे कि डॉक्टर विलियम एच करियर ने जो है हमारी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज की थी। कब की थी, सन 1922 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जब संपीडक एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग पर व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है वायु रहित संपीडक कहते हैं, बी ऑप्शन है पश्चाग्र संपीडक कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, सी आपका घुमाऊ संपीडक यानी कि रोटेटरी कंप्रेसर कहते हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जब संपीडक एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग में व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम वायु रहित संपीडक कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे क्वेश्चन का आंसर और आप सभी लोग बताइए कि जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होती है, क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपकी होती है, ठीक है, वो कितने किलोवाट तक आपकी उपयुक्त होती है, यानी कितने किलोवाट से लेकर कितने किलोवाट तक की हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। मिनिमम नहीं पता तो आप ये भी बता दीजिए कि आपका मैक्सिमम कितने किलोवाट तक का हम रेफ्रिजरेंट यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। तो इसका सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडेंसर के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है कि आपके जो कंडेंसर के मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दिए गए आपके इस ऑप्शन में। तो ए आपका पंप, बी ऑप्शन है हॉट वैली एंड सी ऑप्शन है आपका ट्यूब हेडर एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका जो आप करेक्ट आंसर देख लीजिए कि कंडेंसर में जो हमारे मेन एलिमेंट होते हैं वो आपका पंप होता है, हॉट वैली होती है, ट्यूब एंड हेडर भी होते हैं एंड डी ऑप्शन इसका इसीलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी कंडेंसर के जो है मेन एलिमेंट है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लीजिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कितने किलोवाट
से लेकर कितने किलोवाट तक के रेफ्रिजरेंट प्रयोग किए जाते हैं? तो ये आपका होता है 1/2 किलोवाट से लेकर आपके 150 किलोवाट तक के हम रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। तो इसका सभी लोग आंसर नोट कर लेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के रेफ्रिजरेंट को हम प्रयोग में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है HRF का मान निर्भर करता है कि जो हमारा फ्रेंड्स HRF होता है, अब थोड़ा HRF का फुल फॉर्म भी जान लीजिए कि जो हमारा HRF होता है उसका फुल फॉर्म आपका कौन सा होता है। तब तक इसके ऑप्शन देखिए, मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूं। तो HRF का मान किस पर डिपेंड करता है? COP पर डिपेंड करता है, संघनित्र के तापमान पर डिपेंड करता है, वाष्पित्र के तापमान पर डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ द एबोव, इन सभी पर जो है वो हमारा डिपेंड करता है HRF का मान। तो HRF का फुल फॉर्म देख लीजिए, वो आपका होता है हीट रिजेक्शन फैक्टर। अब हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह संघनित्र पर निष्कासित ऊष्मा तथा उत्पन्न रेफ्रिजरेशन प्रभाव का अनुपात होता है, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द कंडेंसर टू द रेफ्रिजरेशन इफर्ट। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा HRF होता है यानी कि हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है, वो आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, संघनित्र के तापमान पर डिपेंड करता है, वाष्पित्र के तापमान पर डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंडेंसर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कंडेंसर आपको बताना है कि कितने प्रकार के आपके होते हैं। ए ऑप्शन देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या आपका 2 प्रकार का होता है। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता देना कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, और भी स्टूडेंट्स आप क्लास में लेकर आइए, क्योंकि जब ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो पढ़ने का कुछ मज़ा ही हमारा दूसरा होता है। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में लेकर आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया है। तो जो हमारा फ्रेंड्स कंडेंसर होता है मुख्यतः आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 टाइप्स का हमारा कंडेंसर होता है। कौन कौन सा होता है? एक पहला टाइप नोट करिए, एक होता है एयर कोल्ड कंडेंसर, यानी कि वायु शीतलन संघनित्र होता है। दूसरा आपका होता है वाटर कोल्ड कंडेंसर। तीसरा आपका होता है इवेपोरेटिव कंडेंसर, यानी कि वाष्पित कंडेंसर। तो 3 टाइप्स का आपका यहाँ पर कंडेंसर होता है। तो ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन का आप मुझे और आंसर दीजिए कि जो हमारे आर्टिफिशियल फोर्स, और या इसी को हम पंप भी कहते हैं, तो आर्टिफिशियल पंप जो हमारे होते हैं वो कितनी दक्षता तक के होते हैं? तो आपको बताना है कि जो हमारा आर्टिफिशियल, या इसी को हम फोर्स्ड भी बोलते हैं, या इसी को हम पंप भी बोलते हैं। तो सभी लोग बताइए कि आर्टिफिशियल सर्कुलेशन मेथड में कितने टन तक के जो हमारे संघनित्र हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए कापर के स्थान पर किन पाइपों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है उसमें हम कापर के स्थान पर किस प्रकार के पाइपों का उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन देख लीजिए, स्टील का करते हैं, बी ऑप्शन देख लीजिए आयरन का करते हैं, सी ऑप्शन देख लीजिए एल्यूमिनियम का करते हैं, एंड डी ऑप्शन हम प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए कापर के स्थान पर किस प्रकार के पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर होगा स्टील। स्टील कहाँ दिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए हम कापर के स्थान पर स्टील के पाइपों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी मैंने आपसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे आर्टिफिशियल जो हमारा सर्कुलेशन मेथड होता है उसमें जो आपकी
संघनित प्रयोग किए जाते हैं वो आपके 10 टन से लेकर 125 टन तक के आपके जो है रेफ्रिजरेशन वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, 10 टन से लेकर 125 टन तक के रेफ्रिजरेशन संघनित वहाँ पर कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा कूलिंग टावर होता है वो आपका कितने टाइप्स का होता है। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारे कूलिंग टावर होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 4 प्रकार के, बी ऑप्शन 3 प्रकार के, सी ऑप्शन 2 प्रकार के एंड डी ऑप्शन 5 प्रकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए, वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में जो 2 दिया है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर आपके यहाँ पर होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा आपका होता है यांत्रिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर यानी कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, दोनों के 2 टाइप्स होते हैं। इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे, मे भी पूछेगा क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर होते हैं कितने प्रकार के। तो 2 प्रकार के, एक होता है नेचुरल ड्राफ्टिंग टावर और दूसरा फ्रेंड्स आपका होता है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर। तो ये आपके 2 प्रकार के यहाँ पर ड्राफ्टिंग टावर होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इवेपोरेटर यानी कि वाष्पित्र की ऊष्मा अवशोषित या ऊष्मा स्थानांतरण क्षमता निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, एक इवेपोरेटर की ऊष्मा अवशोषित या ऊष्मा स्थानांतरण क्षमता निकालने का आपका फार्मूला कौन सा होता है। तो इसका आपका फार्मूला बताना है। ए ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है Q बराबर UA T1 माइनस T2, बी बराबर बी ऑप्शन दिया Q बराबर T2 माइनस T1, सी ऑप्शन Q इक्वल्स टू UA T2 माइनस T1 एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि Q बराबर UA T2 माइनस T1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है। जहाँ पर फ्रेंड्स आपका U है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इसको बताता है। ए आपका एरिया ऑफ इवेपोरेशन बताता है जिसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। और T2 माइनस T1 आपका टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है, ताप अंतर को बताता है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मेरे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए कि जो हमारे टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारा टाइप ऑफ इवेपोरेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है कि थर्मोस्टैटिक जो एक्सपेंशन वाल्व होती है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, वाल्व सीट एवं निडिल होती है। बी ऑप्शन पावर एलिमेंट फिलर बल्ब के साथ होते हैं। डी ऑप्शन डायाफ्राम होता है या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी का इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि तो जो हमारा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होते हैं उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वाल्व सीट एवं निडिल, पावर एलिमेंट फिलर बल्ब के साथ एंड सी ऑप्शन डायाफ्रेम। तो तीनों ये एलिमेंट आपके पार्ट होते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका फ्रेंड्स स्टार लगा लीजिए, इस पे में भी पूछा जाएगा। 99% चांस है शायद आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। ए ऑप्शन है 0.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक होती है। बी ऑप्शन है 0.6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक होती है। डी ऑप्शन है 0.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक होती है एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता देंगे कि कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। तो इसका परफेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है
1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर आपकी जो है कैपिलरी ट्यूब की लंबाई होती है। तो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आइए। अपने जो फ्रेंड्स आपके दोस्त हैं उनको भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे प्रकार से कर पाएँ। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आपको पेपर किस प्रकार देना है, नकल होगी या नहीं होगी, सारा मैटर आपका लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि आपका टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर कितना होता है। तो इसके दो प्रकार के हमारे इवेपोरेटर होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रचालन की स्थिति के आधार पर और दूसरा होता है सतह संरचना की स्थिति के आधार पर। प्रचालन की स्थिति के आधार पर हमारा कंप्रेटर जो आपका एक इवेपोरेटर होता है 2 प्रकार का होता है और सतह संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो इसको आप खाली इतना याद रखिए कि जो हमारे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर होते इवेपोरेटर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैपिलरी ट्यूब के लाभ कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो कैपिलरी ट्यूब का लाभ क्या होता है? ए ऑप्शन देख लीजिए, निम्न लागत होती है। बी ऑप्शन सरल तथा सुगम प्रचालन होता है, यानी कि ये सिंपल होते हैं और इनको चलाना आसान होता है। सी ऑप्शन है या इनका यूज करना आसान होता है। सी ऑप्शन है ऑटोमेटिक वाल्व खुलने व बंद होने की सुविधा होती है। एंड डी ऑप्शन ये सभी गुण जो हैं वो हमारी कैपिलरी ट्यूब में होते हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा निष्कासन गुणांक हीट रिजेक्शन फैक्टर का कौन सा फार्मूला करेक्ट है? ए ऑप्शन दिया है HRF = 1+1/R। बी ऑप्शन दिया है 1+1/P। सी ऑप्शन दिया है 1+1/COP एंड डी ऑप्शन दिया है 1+1/D। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और HRF का फुल फॉर्म वो होता है हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HRF = 1+1/COP होता है। सी ऑप्शन इसका एकदम परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि R12 रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार के संपीडक का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है पश्चाग्र संपीडक का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है घूर्णी संपीडक का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन ए और बी दोनों का एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमारा R12 रेफ्रिजरेंट होता है उसके लिए आप किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, रोटेटरी रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, या दोनों का प्रयोग करते हैं, या इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं? तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। R12 रेफ्रिजरेंट के लिए हम फ्रेंड्स क्या करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन का आप सभी लोग मेरे और आंसर करिएगा कि जो हमारी ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर होती है इसकी क्षमता कितनी होती है? आपको बताना है ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेशन जो होती इवेपोरेटर जो होता है इसकी क्षमता कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है। आपको ये भी पता है कि मिनिमम कितनी होती है या मैक्सिमम कितनी होती है। आप दोनों का आंसर कमेंट कर सकते हैं। मेनली फ्रेंड्स आपका यही पूछा जाएगा कि जो इसमें, तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। R12 के लिए पश्चाग्र रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफ्रिजरेंट प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं उसके प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? पंप करता है, कंडेंसर करता है, एक्सपेंशन वाल्व करती है, एंड डी कर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका फटाफट आंसर आप सभी लोग देख लीजिए कि रेफ्रिजरेंट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब वाष्पित तापमान बढ़ता है
तब संपीडक जो हमारी इफिशियंसी होती है वो आपकी कैसी होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर देख लीजिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब हमारी वाष्पित का जो हमारा इवापोरेटर होता है उसका जब तापमान बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट की जो हमारी इफिशियंसी होती है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है कि घट जाती है। जब हमारा वाष्पित का तापमान बढ़ता है तो एक जो हमारी रेफ्रिजरेशन की क्षमता होती है वो आपकी घट जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि संपीडक क्षमता को व्यक्त करते हैं। तो जो यानी कि जो हमारा संपीडक क्षमता होती है उसको उसकी रिप्रेजेंट करने की यूनिट कौन सी होती है। तो ए ऑप्शन है मीटर क्यूब स्क्वायर पर सेकंड, बी ऑप्शन मीटर क्यूब पर सेकंड, सी आपका मीटर पर सेकंड एंड डी आपका मीटर इंटू सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपीडक क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम मीटर क्यूब पर सेकंड का मात्रक का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुंडली संघनित यानी कि कॉइल कंडेंसर किस भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 35 किलोवाट एंड डी ऑप्शन 20 किलोवाट। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की जो क्षमता होती है मैक्सिमम आपकी 150 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 150 टन से कम होगी तो वो आपके लिए परफेक्ट आंसर उसका होगा। तो इसका भी देख लीजिए कि कुंडली संघनित्र जो है किस भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 35 किलोवाट के लिए कुंडली संघनित्र यानी कॉइल कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके होने वाले ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, चलिए आप सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। जो फ्रेंड्स आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आया था तो उसको डिलीट मत करना, कहीं पर लिख लेना। बाय द वे बाय चांस आपका कोई फ़ोन लेगा तो बाय चांस में भी डिलीट भी कर सकता है, तो आप केयरफुली रखिएगा उसको। आप चाहे तो कागज़ और पेन पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कागज़ और पेन पर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं यूराइज पोर्टल पर। तो यूराइज पोर्टल पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे यूराइज आईडी एंड पासवर्ड से तो आपका वहाँ पर पूरा खुल जाएगा। उसके बाद आप जाइएगा एग्जामिनेशन न्यू टाइम टेबल पर। वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसकी डेट लिखी होगी, उसका टाइम लिखा होगा कि कब से कब तक आपका पेपर स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद आप जब लॉगिन करने जाओगे जो आपका आईडी और पासवर्ड आया होगा, जो आपका एनरोलमेंट होता है वो आपकी आईडी हो गई, और जो आपका पासवर्ड आया होगा उसको इंटर कब करेंगे तो एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के एग्जैक्ट 15 मिनट पहले आप वहां पर उसको लॉगिन करेंगे। उसके पहले आपका लॉगिन तो हो जाएगा बट आपका पेपर नहीं खुलेगा। तो एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले ही आपका लॉगिन होना स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स जो आप यूराइज आईडी पे जितनी जल्दी हो सके आप लॉगिन कर लेना। लेकिन क्योंकि फाइनल ईयर का जब फ्रेंड्स पेपर हुआ था तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी कि उनका जो है यूराइज पे लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यूराइज पे आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद न्यू टाइम टेबल पर जाकर आप एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आप उसको वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स बाय द वे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होता। तो लॉगिन आप कर लीजिएगा, 15 मिनट पहले ही आपकी वहाँ पर लॉगिन होती है। तो ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा। आपके नेटवर्क अच्छे होंगे तो वहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपका लॉगिन होगा, जब आपके वहाँ पर 15 मिनट बचेंगे तो 15 मिनट जब आपके बचे होंगे वहाँ पर फ्रेंड्स, तो आपका जो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कुलदीप शायद मैं भी पूछ रहा था, सरदार जी कोई कर मेरा यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ता है, रीना, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो हमारा प्रॉक्टर होता है उससे चैट आपकी कब होगी। कि जब आप वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड करोगे, आप नकल करने की कोशिश करोगे, तब वहाँ पर आपकी जो है वो जब आप सर हिलाओगे तब वहाँ पर प्रॉक्टर से आप चैट कर सकते हो। ऐसे आप चैट मत करना प्रॉक्टर से। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होती तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना प्रॉक्टर से, तो वहाँ पर आप प्रॉक्टर से बात कर सकते हो। तो जो आपका मॉक टेस्ट में बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे मैं प्रॉक्टर से बात नहीं कर पाया, तो वहाँ पर आपका केवल सॉफ्टवेयर था, वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं बैठा था। जब आपका पेपर होगा वहाँ पर आपका प्रॉक्टर बैठेगा, आप उससे लाइव चैट कर सकते हो, उससे जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं नकल की। तो फ्रेंड्स नकल हो सकती है,
लेकिन जब आप लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे तब वहाँ पर आपके नकल करने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स आपके पास यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप यदि आपके पास फ्रेंड्स है तो आप नकल वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपको केयरफुली करना है। ठीक, आप सर बिल्कुल मत हिलाइएगा, आप माउस का प्रयोग करिएगा। लैपटॉप आपके पास है, लैपटॉप आप माउस के पास का प्रयोग करिएगा। अदर फैकल्टीज़ को आप चाहे बगल में बिठा सकते हैं, बट वहाँ पर कोई मेक नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी प्रकार, यदि आप फ्रेंड्स फ़ोन से पेपर दे रहे हैं तो फ़ोन से पेपर देने वाले स्टूडेंट सुन लें कि आप अपनी कॉल डाइवर्ट कर देंगे। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे की नोटिफिकेशन आप बंद कर दें, क्योंकि आपका जितनी भी बार आपका नोटिफिकेशन आएगा उतनी वार्निंग आपको मिलेंगी। और फ्रेंड्स यदि आपका फ़ोन आता है तो आप किसी भी दूसरे साइट पर जिस फ़ोन से आप पेपर दे रहे हैं उससे मत जाइएगा, नहीं तो एक बार आप आउट होते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स जिस फ़ोन से दीजिए उसका सभी कॉल भी डाइवर्ट कर दीजिए। और प्ले स्टोर पर फ्रेंड्स आपका एक ऐप है कॉल ब्लॉकर करके है, शायद कॉल ब्लॉकर करके है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको आप डाउनलोड करके उसकी सेटिंग कर लेंगे तो जितनी भी देर आप चाहोगे आपके फ़ोन पे एक भी मैसेज आपके फ़ोन नहीं आएंगे। तो उसकी जो लिंक है कॉल ब्रोकर की मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स नकल हो सकती है, यदि आप दिमाग लगाओगे तो आपका नकल भी हो सकता है, ऑनलाइन है। बट आपके फ्रेंड्स शायद में भी 10 वार्निंग का है, क्योंकि फाइनल ईयर में था कि वहाँ पर 25 वार्निंग थी, तो 10 वार्निंग है फ्रेंड्स। इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। और नकल तो हो सकती है, फ़ोन से भी कर सकते हो आप। एक फ़ोन से पेपर देना, अदर फ़ोन से सर्च करना या अदर फैकल्टीज आप बैठा सकते हैं, बट कोई वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और आपसे फ्रेंड्स प्रॉक्टर कह भी सकता है कि आप अपना कैमरा मूव करिए, करने को कैमरा कह भी सकता है। और अब में भी आपके में वीडियो कॉलिंग भी कर सकता है। कि स्टूडेंट्स के मेरे कॉलेज में हुआ था कि उस प्रॉक्टर ने क्या किया था, वीडियो कॉलिंग भी की थी। तो केयरफुली आप पेपर दीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए। बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दीजिए, कुछ 2 4 या 10 मिनट की आप वीडियो बना दूंगा, आप वहां पर उसका पूरा समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर बताएं। और वीडियो को पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फ्रेंड्स आप सारी वीडियोस जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं, आप रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। हाँ नकल हो सकती है, यदि आप माइंड का प्रयोग करोगे तब। ठीक है, तो आप वहाँ पर नकल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से दे रहे हो हाँ, बट आपका जो नेटवर्क होना चाहिए पेपर देते वक्त वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपना डाटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक भी परसेंट वहाँ पर आपके में भी 100 150 या 200 MB लगती हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स आपका पेपर में भी कम है तो इसमें कम लगेगी, मान लीजिए 100 MB में आपका पेपर हो जाएगा। बट आप डाटा अपना बिल्कुल मत खर्चा करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की जानकारी आपको फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड वंदे मातरम।